हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं बायोस्टिमुलेंट्स और बायोफर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है? चलिए आज हम बात करते हैं बायोस्टिमुलेंट्स की और देखते हैं कि इनके अडॉप्शन में क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। एक जमाने में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को चमत्कार के रूप में देखा जाता था। इन्होंने इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर इनके इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो फाउंडेशन है वो हिल चुकी है। 2023-24 में फर्टिलाइजर कंजम्पशन का जो नेशनल एवरेज था वो 139.81 केजीज पर हेक्टेयर था। पर उसी साल वहीं पंजाब का जो एवरेज था वो नेशनल एवरेज का डबल था। मतलब पंजाब डबल अमाउंट में फर्टिलाइजर को कंज्यूम कर रहा था, दैट इज 247.61 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इस ओवर यूज की वजह से फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, इनपुट की डिपेंडेंसी बढ़ रही है, हेल्थ रिस्क तो बढ़ ही रहे हैं, उसी के साथ साथ ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भी 19% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल इनपुट का होना बहुत जरूरी है और वो इनपुट है हमारा बायोस्टिमुलेंट। बायोस्टिमुलेंट क्या होता है? बायोस्टिमुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस या माइक्रोब है जो प्लांट के प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स और बायो स्टिमुलेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं हम जानते हैं वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो बायो स्टिमुलेंट्स हैं वो परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। तो ये जो हमारे बायो स्टिमुलेंट्स हैं वो और क्या क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट अपटेक को एनहांस करते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ाते हैं, जैसे हमने बात की, क्रॉप क्वालिटी को एनहांस करते हैं, क्रॉप्स को ज़्यादा रेजिलिएंट बनाते हैं। इसी के साथ साथ ये इकोसिस्टम को भी बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ये सॉइल कार्बन को सीक्वेस्टर करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो एनहांस हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करते हैं और सॉइल माइक्रोब्स को भी सपोर्ट करते हैं। पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी इनके अडॉप्शन बहुत स्लो है, क्योंकि फार्मर्स इनके बारे में अवेयर ही नहीं है, वो उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है। प्लांट्स का बायोस्टिमुलेंट्स के प्रति जो रिस्पॉन्स है उसको भी साइंटिफिकली अभी तक उस लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं किया गया है। अलग अलग सॉइल टाइप में और अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में भी रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं। लैब से लैंड तक कैसे पहुंचेगी ये चीज़ें, तो एक हमारी जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं बहुत वीक है, मार्केट में रेगुलेशन नहीं है और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो किस चीज़ को अडॉप्ट करें। इन बायोस्टिमुलेंट्स को कुछ अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हो जाते हैं हमारे एसिड बेस्ड बायोस्टिमुलेंट्स, जिसमें हमारे ह्यूमिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, ये आ जाते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं जब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होता है, तो उससे हमारा ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड बनता है। इनको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सॉइल में, या फॉलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, फर्टिलाइजर में मिक्स करके डाल सकते हैं, इरिगेशन वाटर के साथ डाल सकते हैं। दूसरे हमारे होते हैं अमाइनो एसिड प्रोडक्ट्स, जिनको हम एनिमल, प्लांट या माइक्रोबियल प्रोटीन के केमिकल या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस से डिराइव करते हैं। इनका जो प्लांट्स पे इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है, नाइट्रोजन अपटेक को बढ़ाते हैं। तो नाइट्रोजन असिमिलेशन में जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपटेक बढ़ता है। इसकी वजह से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, प्लांट की हेल्थ, प्लांट का विगर बढ़ता है, क्रॉप यील्ड और क्वालिटी बढ़ती है। उसी के साथ साथ स्ट्रेस टॉलरेंस भी इम्प्रूव होती है प्लांट की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सीवीड और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। सीवीड एक्सट्रैक्ट ने सॉइल प्रॉपर्टीज जो है हमारी, जैसे कि सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, वाटर रिटेंशन हो गया, ये सॉइल एरेशन हो गया, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने का बहुत काम किया है। इसी के साथ साथ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स की फंक्शनिंग को भी बढ़ाते हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है और यूज है उसको भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप के हमारे बायोस्टिमुलेंट्स हैं वो हो जाते हैं हमारे बेनिफिशियल फंजाई और बैक्टीरिया। इनकी वजह से न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छा होता है, सॉइल कंडीशन इंप्रूव होती है और एबायोटिक स्ट्रेसेस को प्लांट्स ज़्यादा टॉलरेट कर पाते हैं। तो उसकी वजह से ओवरऑल जो क्रॉप की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है वो हो जाती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उसमें हमारे 5 बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं,
एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, सोडियम, सेलेनियम और सिलिका। ये सॉइल में होते हैं एज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये सेल वॉल को स्ट्रेंथन करते हैं, जिसकी वजह से पैथोजन अटैक या ये सब टाइप की जो स्ट्रेसेस होते हैं उनसे बच सकते हैं प्लांट्स। बायोस्टिमुलेंट्स हम बोल सकते हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट में भी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि वो प्लांट की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं कि अगर पेस्ट का भी कोई अटैक होता है तो उससे भी प्लांट बचा रहेगा। तो ये इनडायरेक्टली पेस्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोस्टिमुलेंट्स जो हैं हमारे, ये केवल डिपेंडेंसी को कम नहीं करते, ये हमारी फार्मिंग को ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं, रिसोर्स एफिशिएंट बना सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो ज़रूरत बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को इसके बारे में अवेयर किया जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडीज़ पे पॉलिसीज़ बनाई जाएं, रेगुलेशंस हों ताकि सही प्रोडक्ट मार्केट में आए, फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके फार्मर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। तो इन सब चीज़ों के होने के बाद इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बायोस्टिमुलेंट सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज कर